अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कोरोना की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो स्वीडिश कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का ये इजरा किया है और इसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने क्लास में छोड़ा था। क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 से छोड़ा था, तो चैप्टर नंबर 6 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा मुश्तमिल है थायरिस्टर पर। थायरिस्टर की अगर हम तारीफ़ देखें तो हर वो कंपोनेंट जिसकी 4 तहें होती हैं थायरिस्टर कहलाता है। थायरिस्टर जो है वो एक कंपोनेंट का नाम नहीं है, बल्कि एक कंपोनेंट्स की एक पूरी फैमिली है, एक पूरा ख़ानदान है कंपोनेंट्स का। और इस फैमिली में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो शोकले डायोड है। दूसरा मेंबर इसका SCR है। तीसरा मेंबर SCS है। चौथा डाइक एंड पांचवा ट्राइक है। इस फैमिली के अंदर ये कुल 5 कंपोनेंट्स शामिल हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो हमने पढ़ने हैं वो सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं, ये 3 वाले SCR, डाइक और ट्राइक। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट सिलेबस में है, मतलब पहले भी जैसे शॉर्ट सिलेबस के बावजूद पहले भी आपके कोर्स में ये 2 टॉपिक्स नहीं होते थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनका माइनर सा टच लें ताकि इनका भी इंट्रोडक्शन आपके जहन में हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वैसे ये आपके कोर्स में तो नहीं है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई एक MCQs इनसे रिलेटेड पूछ लेता है। अगर आप पिछले 5 साल पेपर देखेंगे तो कोई ना कोई एक MCQs इनसे रिलेटेड पूछा हुआ होता है, तो इसलिए माइनर सा हम इनका टच भी साथ साथ लेते रहेंगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा SCR। SCR एब्रीवेशन है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसकी तारीफ अगर हम करें तो ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, और ये बतौर स्विच काम करता है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, और ये बतौर स्विच काम करता है। यहाँ तक तो होगी इसकी डेफिनेशन की तारीफ। अब हम इसकी अलामत बनाएंगे। तो इसकी अलामत डायोड की तरह ही होती है। डायोड की अलामत भी इसी तरह होती है, सिर्फ इसका यहाँ से कैथोड से एक और टर्मिनल निकाल लेंगे गेट, तो ये इसकी अलामत बन जाएगी। अब तक हमने SCR की तारीफ़ सीखी है और उसकी अलामत। अब हम उसकी बनावट सीखेंगे कि ये बना हुआ कैसे होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर होने चाहिए। एक ट्रांजिस्टर हम PNP लेंगे और एक ट्रांजिस्टर हम NPN लेंगे। 2 ट्रांजिस्टर लेकर इनको हम बैक टू बैक जोड़ेंगे, मतलब इनके N टाइप मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर और P टाइप मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर जब हम गर्म करेंगे तो ये हीट अप होकर पिघलेंगे और डिफ्यूज़ हो जाएंगे एक दूसरे में, और यही चीज़ हमारे पास इस शक्ल में मिल जाएगी। ये एक P टाइप मटेरियल, इन 2 N को कॉमन करके एक N टाइप मटेरियल, इन 2 P को कॉमन करके एक P टाइप मटेरियल, और ये एक N टाइप मटेरियल।
एक टर्मिनल हम यहाँ से निकालते हैं, इसे नाम देते हैं एनोड का। एक टर्मिनल हम यहाँ से निकालते हैं, इसको हम नाम देते हैं कैथोड का। अगर हम इसके सिर्फ यही दो टर्मिनल्स निकालें तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट बनता है ये शॉकले डायोड है। चूंकि इसके दो टर्मिनल्स हैं इसलिए ये डायोड की कैटेगरी में आता है। हर वो कंपोनेंट जिसके दो टर्मिनल्स होंगे वो डायोड की कैटेगरी में आएगा। इस लिहाज से शॉकले डायोड की अगर हम तारीफ करें तो ये कर सकते हैं कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल्स होते हैं। जंक्शन से मुराद मतलब जहाँ पर P और N मिलते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो ये P और N मिल रहे हैं तो इसे हम जंक्शन 1 कहेंगे। जहाँ पर P और N मिल रहे हैं इसे हम जंक्शन 2 कहेंगे। जहाँ P और N मिल रहे हैं उसे जंक्शन 3 कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो कंपोनेंट बना है उसकी 4 तहें, 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल्स एनोड और कैथोड होती हैं। तो अक्सर ये एमसीक्यूज में सवाल इस तरह भी आ जाता है कि शॉकले डायोड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके 4 तहें, 3 जंक्शन और डैश टर्मिनल्स होते हैं। तो नीचे ऑप्शन दे देता है 2, 3, 4, 5 एंड सो मोर। तो 2 टर्मिनल्स होते हैं इसके एनोड और कैथोड। तो यहाँ तक ये हमारा बन गया है शॉकले डायोड। अगर हम इसे SCR बनाना चाहते हैं तो हम इससे एक टर्मिनल और निकाल लेंगे। इसके P से जब एक टर्मिनल निकालेंगे तो ये गेट, मतलब इसको गेट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट बन गया है ये SCR बन गया है। इस लिहाज से SCR की 4 तहें हैं, 3 जंक्शन हैं और 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और ये बतौर स्विच काम करता है। एक बात तो कॉमन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे स्विच होते हैं, स्विच होते हैं, स्विच होते हैं, स्विच के सिवा कुछ नहीं होते। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो बस ये है कि हर कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशन अलग है, उसकी खासियतें अलग हैं, जिसकी वजह से हमारा मतलब हम अपनी ज़रूरत को देखते हैं कि हमारी ज़रूरत पर कौन सी चीज़ पूरा उतरती है और वही चीज़ हम पर वहाँ पर लगाते हैं। जैसा कि हमारे पास एक बटन है पुश पुल बटन और एक बटन होता है पुश बटन। पुश बटन हम लगाते हैं पंखे के साथ और पुश पुल बटन लगाते हैं बेल के साथ। अगर हम इन दोनों को एक जगह से चेंज कर दें, मतलब पंखे की जगह पर हम पुश पुल बटन लगा दें बेल वाला, तो क्या होगा उसका नुकसान कि हमें एक बंदे को रिजर्व करना पड़ेगा जो उस बटन के ऊपर उंगली रख के खड़ा रहेगा और पंखा चलता रहेगा। जैसे ही वो उंगली हटाएगा पंखा चलना बंद हो जाएगा। तो ये नुकसान है। ये क्या है, हमारे गलत फैसले का नतीजा है। हमारे पास दस्तयाब चीज़ें हैं पड़ी, लेकिन क्योंकि हमने लगाते हुए एक गलत डिसीजन लिया तो ये हमें एक नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यही कुछ होता है कि तमाम कंपोनेंट्स इसके स्विच होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। लेकिन हर स्विच की खसूसियत डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम जब सर्किट में लगाते हैं तो हम अपनी ज़रूरत के पेश नज़र डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ लगानी है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं लगानी। एनी हाउ आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कंपोनेंट बन चुका है जिसकी 4 तहें हैं, 3 जंक्शन हैं और 3 टर्मिनल्स एनोड और कैथोड हैं। यहाँ तक हमने बात कर दी इसकी बनावट की। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें बाइसिंग भी इसी के अंदर आ जाएगी, वर्किंग भी इसी के अंदर आ जाएगी। अगर पेपर में वो बाइसिंग पूछे तब भी यही डिफाइन करेंगे, अगर वर्किंग पूछे तब भी यही डिफाइन करेंगे। तो काम करने के लिए हम देखें क्या करते हैं इसे कि सबसे पहले हम इसके एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं और इसके कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। इस डायोड के पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है और हमें मालूम है कि अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दें, सेम पोलैरिटीज दे दें, तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है। तो हमारा जंक्शन 1 इस पॉजिटिव की वजह से फॉरवर्ड बाइस हो गया है और बतौर क्लोज स्विच काम करता है, जिसकी वजह से ये करंट को रास्ता दे देता है और पॉजिटिव वाला करंट इस जंक्शन से क्रॉस होकर यहाँ तक आ जाता है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसके नेगेटिव को नेगेटिव मिल रहा है। हमें ये भी मालूम है कि नेगेटिव को नेगेटिव सेम पोलैरिटी मिल जाए तो ये भी फॉरवर्ड बाइस होता है। तो जंक्शन 3 भी हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया है और ये भी हमारे करंट को रास्ता दे देता है और ये करंट यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। अब ये नेगेटिव वाला करंट इस पॉजिटिव पर आ गया, पॉजिटिव वाला करंट नेगेटिव पर आ गया। इन दोनों को इग्नोर करें अगर हम, तो ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड बन गया। इसके नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल रहा है, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जंक्शन 1 और जंक्शन 3 तो फॉरवर्ड बाइस हुए पड़े हैं, जबकि जंक्शन 2 रिवर्स बाइस हुआ पड़ा है। अब जंक्शन 2 रिवर्स बाइसिंग की सूरत में बतौर ओपन स्विच काम करता है और करंट को रास्ता नहीं देता, जिसकी वजह से ये करंट इधर नहीं जा सकता, ये करंट इधर नहीं आ सकता। अब तक हमारा जो SCR है
वो बतौर ओपन स्विच काम कर रहे हैं। अब हम इसे क्लोज कराना चाहते हैं तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस दीवार को तोड़ें, जो दीवार रुकावट डाल रही है, इस करंट को इधर जाने से रोक रही है, इस करंट को इधर जाने से रोक रही है, तो हमें इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इस दीवार के अंदर कोई एक दरवाज़ा बना दें और उस दरवाजे को खोल दें, जिसकी वजह से करंट को रास्ता मिल जाए, तो अब ये ऑन हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। पहली सूरत में हम जब दीवार तोड़ेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसमें देखते हैं। उसके लिए हमें इसके वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। जो एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं ये बढ़ानी पड़ेगी, कैथोड पर जो नेगेटिव सप्लाई देने हैं ये भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे हम पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जंक्शन 1 की फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे हम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जंक्शन 3 की भी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन इन दोनों की वजह से जंक्शन 2 की रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाएगी। और हमें पता है रिवर्स बायसिंग की सूरत में डायोड की डिप्लीशन रीजन चौड़ी होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है दीवार। मैं फर्ज करता हूँ, ये मैं लेट कर रहा हूँ, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर वैल्यू का अपना अपना SCR होता है। मैं लेट करता हूँ कि पॉजिटिव के 30 वोल्ट पर जाकर और नेगेटिव के 30 वोल्ट पर जाकर हमारा ये दीवार टूट जाती है। इसका दरमियान वाला जो डायोड है इसका रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो करंट रुका हुआ है अब ये चलना शुरू हो जाएगा। अब इसके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं डाल रही। अब मेरा SCR बतौर क्लोज स्विच काम कर रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि SCR एक बतौर स्विच काम करता है, जो उस वक्त तक तो ओपन स्विच काम करता है जब तक उसके दरमियान वाला जंक्शन ब्रेक डाउन नहीं होता। लेकिन जैसे ही दरमियान वाला जंक्शन ब्रेक डाउन करते हैं तो वो बतौर क्लोज स्विच काम करता है, उसमें से करंट का बहाव शुरू हो जाता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस दरमियान वाले जंक्शन की डोपिंग लेवल को तब्दील करके वो वोल्टेज तब्दील कर सकते हैं जिन पर हमने इसको ब्रेक डाउन कराना है। यही वजह है कि मार्केट में आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ के अंदर SCR दस्तियाब होंगे। अच्छा, ये वो वोल्टेज है पीक वोल्टेज जहाँ पर जाकर ये दीवार टूट जाती है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसी SCR को इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं इससे कम वोल्टेज पर इसे ऑन कराना चाहता हूँ। मसलन मैं 30 वोल्ट पर ऑन नहीं कराना चाहता, मैं इसे 20 वोल्ट पर ऑन कराना चाहता हूँ। अब मैं इसके पॉजिटिव पर, मतलब एनोड पर पॉजिटिव के 20 वोल्ट दे देता हूँ और इसके कैथोड पर नेगेटिव के 20 वोल्ट दे देता हूँ। अब इस सूरत में क्या होगा, पॉजिटिव के 20 वोल्ट की वजह से J1 फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव के 20 वोल्ट की वजह से J3 फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 रिवर्स बायस हो गया। लेकिन रिवर्स बायसिंग इतनी है कि वो अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेक डाउन तो वो 30 वोल्ट पर जाकर होता है। लेकिन मैं इसे ऑन भी कराना चाहता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, फिर मेरे पास ऑप्शन है मैं गेट को इस्तेमाल करूँगा। गेट को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि गेट पर एक पॉजिटिव स्पाइक दे दूँगा। इसे पल्स भी कहते हैं, इसे स्पाइक भी कहते हैं। तो पॉजिटिव स्पाइक देने से क्या होगा कि ये मेरे पास जो PN जंक्शन डायोड है, इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, तो J2 जो रुकावट डाल रहा था अब वो भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो मैंने वो दूसरा ऑप्शन क्लिक किया कि उस दीवार के अंदर एक गेट बना दिया और उसका दरवाज़ा खोल दिया। तो इस तरीके से ये करंट जो इधर रुक रहा था इसको रास्ता मिल गया, और ये करंट जो इधर रुका हुआ था उसको रास्ता मिल गया। अब 20 वोल्ट की वजह से भी करंट का फ्लो शुरू हो गया है। यही काम मैं 10 वोल्ट पे कर सकता हूँ, यही काम मैं 5 वोल्ट पे कर सकता हूँ, यही काम मैं अपनी मर्जी से 11 वोल्ट पर, 25 वोल्ट पर, जहां पर भी मेरा दिल चाहे मैं इसे ऑन करा सकता हूँ। इसीलिए इसे कहते हैं SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके गेट के जरिए कि हमने उसे कितने वोल्ट पर ऑन कराना है। अब हम इसकी बनाएंगे एक्सटिक्स कर्व। एक्सटिक्स कर्व के लिए एक्सटिक्स कर्व एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो काम हमने इसका यहाँ पर थ्योरी में बयान किया है लफ्ज़ों के अंदर, उसको हम अगर सफ़े पर लिखेंगे तो 2 से 3 पेज भर जाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो चंद लाइनों के ज़रिए ही हम उसको बयान कर सकते हैं अपने इस सारे अमल को। इसे कहते हैं एक्सटिक्स कर्व, उर्दू में इसे खसूसियाती कर्व कहते हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर पेपर में कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहे तब भी यही बनाएंगे, अगर खसूसियाती कर्व कहे तब भी यही बनाएंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का एब्रीविएशन एक्सटिक्स कर्व इस्तेमाल करें तब भी यही बनाएंगे। इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। ये माइनस वोल्टेज वाला ग्राफ और ये माइनस करंट वाला ग्राफ। फॉरवर्ड बायसिंग वाला पोर्शन ये है और ये रिवर्स बायसिंग वाला पोर्शन है। इस वक्त हमने SCR को चूंकि फॉरवर्ड बायसिंग पर इस्तेमाल किया हुआ है। एनोड पॉजिटिव होता है, इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव को नेगेटिव दिया हुआ है। फॉरवर्ड बायसिंग पर हमने SCR को यूज़ किया हुआ है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में इसकी एक्सटिक्स कर्व कैसे बनती है।
इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने शुरू में हमने इसको यूज़ किया था और हमने देखा था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे तो वोल्टेज बढ़ते जा रहे थे, करंट में इजाफा नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा SCR बतौर ओपन स्विच काम कर रहा था जब तक कि इसको 30 वोल्ट नहीं मिले थे, वो वोल्टेज जिस पर ये दरमियान वाला जंक्शन ब्रेकडाउन नहीं होता था। इस चीज़ को शो कराने के लिए ये जो कर्व है ये हमें ये बताती है एरो इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ रहे हैं, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब करंट बढ़ रहे हैं। मतलब हमारी कर्व अगर इस तरफ जाएगी तो इससे ये साबित होगा कि वोल्टेज में इजाफा हो रहा है, अगर हमारी कर्व ऊपर उठेगी तो इससे ये साबित होगा कि करंट में इजाफा हो रहा है। तो शुरू में चूंकि हमने वोल्टेज में इजाफा किया था लेकिन करंट में इजाफा नहीं हुआ था तो ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट नहीं चल रहा, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट नहीं चल रहा। लेकिन पॉजिटिव के 30 वोल्ट पर जाकर या नेगेटिव के 30 वोल्ट पर जाकर दरमियान वाला जंक्शन ब्रेक डाउन हो गया था और उसमें से मैक्सिमम करंट का भाव शुरू हो गया था। अब इस कर्व में बहुत सारी बातें समझने वाली हैं, यकीनन आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे, मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुका हूं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम ये कहते हैं कि वोल्टेज में इजाफा हो रहा है, करंट नहीं चल रहा, तो कर्व ऊपर क्यों उठ रही है? मतलब कर्व को 0 पर चलना चाहिए था लेकिन कर्व ऊपर उठ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ करंट चल रहा है। और उसका जवाब ये है वाकई चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई भी चीज़ खालिस नहीं होती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो वो जो दरमियान वाली दीवार इस करंट को रोक रही थी इधर जाने से और इस करंट को रोक रही थी इधर जाने से, वो दीवार खालिस नहीं थी। इस कायनात की कोई भी चीज़ खालिस नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो ये जो दीवार थी ये भी खालिस नहीं थी बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई मसाम थे, सुराख थे, खामियां थी जिनकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ ना कुछ होल्स इधर से उधर होते रहे, जिनकी वजह से माइनर सा करंट चलता रहा जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। तो ये जो कर्व ऊपर उठी हुई है ये लीकेज करंट की वजह से ऊपर उठी हुई है। दूसरा सवाल जो आपके जहन में पैदा हो रहा होगा वो ये होगा कि ये कर्व जहां पर ब्रेक डाउन हुई है तो यहीं से आगे सीधी क्यों नहीं बढ़ गई, ये वापस पीछे की तरफ क्यों आई है? तो इसका जवाब ये है कि जिस वक्त तक इसको 30 वोल्ट नहीं मिले थे उस वक्त तक हमारा जो SCR था वो बतौर ओपन स्विच था और ओपन स्विच की सूरत में इसकी मज़ामत मैक्सिमम होती है, लामहदूद। ओम्स लॉ की सूरत में हमें मालूम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के। अगर मज़ामत ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे। तो चूंकि उस वक्त इसकी मज़ामत लामहदूद के करीब थी, बहुत ज़्यादा थी, इन्फिनिटी थी, इसलिए जितने भी वोल्टेज थे वो सारे इन्हीं पर ड्रॉप हो रहे थे और इसीलिए वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में शो हो रही हैं। लेकिन जैसे ही इसको 30 वोल्ट मिले, दरमियान वाला जंक्शन ब्रेक डाउन हुआ तो ये तो क्लोज स्विच काम करने लग गया और क्लोज स्विच की मज़ामत हमें मालूम है वो 0 के बराबर होती है। लिहाजा मज़ामत 0 होने की वजह से वोल्टेज भी 0 हो गए, जिसकी वजह से ये कर्व वापस पीछे की तरफ आती है क्योंकि ये इसने जो वोल्टेज अपने ऊपर रखे हुए थे अब इसके साथ लगे हुए लोड को ट्रांसफर कर देंगे। तो वो वोल्टेज जो इसके ऊपर ड्रॉप थे वो सारे लोड को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इसकी अपनी कर्व पीछे की तरफ चली जाती है क्योंकि इसकी अपने ऊपर वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी मज़ामत 0 हो जाती है तो फिर इसके वोल्टेज भी 0 हो जाने चाहिए थे, तो इस कर्व को यहां तक आना चाहिए था लेकिन ये यहां पर रुक जाती है, ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि हमें मालूम है कि फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में डायोड अपने ऊपर 0.7 वोल्ट रखता है एक जंक्शन के ऊपर। तो 0.7 वोल्ट इस जंक्शन ने रखे, 0.7 वोल्ट इस जंक्शन ने रखे, 0.7 वोल्ट इस जंक्शन ने रखे। तो तीनों चूंकि सीरीज में हैं, इनको अगर हम जमा करें तो 0.7, 0.7, 0.7 तो ये 2.1 वोल्ट बन जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं क्लोज स्विच की सूरत में भी हमारे SCR ने अपने ऊपर 2.1 वोल्ट अपने ऊपर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कर्व 0 पर नहीं आई बल्कि ये 2.1 वोल्ट पर आकर रुक गई है। ओके हो गया? अच्छा, ये हमने कर्व किस सूरत में बनाई है? ये उस सूरत में बनाई है जब हमने गेट को छेड़ा ही नहीं है। तो IG = 0 लिखते हैं, मतलब हमने गेट को यूज ही नहीं किया था। मैक्सिमम वोल्टेज पर हमने इसे कंडक्ट कराया जो कि 30 वोल्ट थे जब दीवार टूटी थी। अब मैं चाहता हूं मैं इसी SCR को 20 वोल्ट पर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया था, इसको गेट पल्स दी थी। तो वही चीज हम इसमें ग्राफ में भी शो करेंगे। एक दूसरी कर्व बनाएंगे जिसमें वो SCR कंडक्ट कर रहा है 30 वोल्ट से कम पर 20 वोल्ट पर, और यहां पर लिख देंगे IG = 1, मतलब हमने गेट पल्स दी है जिसकी वजह से ये 20 वोल्ट पर ऑन हो गया। हम अपनी मर्जी से इसे 10 वोल्ट पर भी ऑन करा सकते हैं। IG = 2, ये 10 वोल्ट पर हो गया। तो ये हमारी मर्जी है, हम इसको जितने वोल्ट पर भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहते हैं SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कि ऐसा रेक्टिफायर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके गेट के जरिए कि हमने इसे कितने वोल्ट पर इस्तेमाल करना है।
अब आ जाती है दूसरी सूरत में अगर हम यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव दे दें, रिवर्स बाइस कर दें, एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव दे दें, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में एनोड का नेगेटिव जंक्शन 1 को रिवर्स बाइस कर देगा और कैथोड का पॉजिटिव जंक्शन 3 को रिवर्स बाइस कर देगा। उलट हो जाएगा, जंक्शन 1 और जंक्शन 3 रिवर्स बाइस हो जाएंगे। उस सूरत में ये काम करेगा जस्ट लाइक अ डायोड, जो हमारे पास सबसे पहला हमने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, डायोड। तो रिवर्स बाइसिंग की सूरत में हमारा जो SCR है वो बिल्कुल एक डायोड की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से इसकी एक्सिस कर्व जब हम बनाएंगे रिवर्स बाइसिंग वाली, तो वो भी बिल्कुल सेम डायोड वाली ही बनेगी। ये है एक्सिस कर्व। अब हम चल रहे हैं इसके मसावी सर्किट की तरफ, मतलब SCR का एक मसावी सर्किट होता है। SCR को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो देखते हैं कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका एक PNP ट्रांजिस्टर लिया था और एक NPN ट्रांजिस्टर लिया था। बिल्कुल सेम यहां पर भी हम ये ले रहे हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर। ये जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी SCR का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहे हैं। इसे उर्दू में मसावी सर्किट कहते हैं। ये एक तरह से सिंबॉलिक फॉर्म होती है, यानी अभी तक जो हमने SCR बनाया था वो उसकी लेयर फॉर्म थी, अब हम उसे सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे। आपको मालूम है कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक PNP ट्रांजिस्टर लिया था और एक NPN ट्रांजिस्टर लिया था। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम एक PNP ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और एक ट्रांजिस्टर हमने NPN लिया था। ये हमारे पास दो ट्रांजिस्टर आ गए हैं, एक PNP और एक NPN। उसके बाद हमने इसके एक ट्रांजिस्टर के एन टर्मिनल को दूसरे के एन टर्मिनल के साथ शॉर्ट किया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं, एक के एन टर्मिनल को दूसरे के एन टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर रहे हैं और एक के पी टर्मिनल को दूसरे के पी टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर रहे हैं। जहाँ से एक ट्रांजिस्टर का पी टर्मिनल है, इस टर्मिनल को बाहर निकाल लेते हैं और उसे एनोड का नाम दे देते हैं, और दूसरे ट्रांजिस्टर का एन टर्मिनल जहाँ से बाहर निकल रहा है इसे कैथोड का नाम दे देते हैं, और जहाँ पर दोनों पी कॉमन हो रहे हैं वहाँ से एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, इसे गेट का नाम दे देते हैं। तो ये जो हमारे पास बन गया है सर्किट, इसे हम कहते हैं SCR का मसावी सर्किट। ये काम कैसे करता है देखते हैं। सबसे पहले हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नीचे आना चाहता है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कुछ ना होने की वजह से ये बतौर ओपन स्विच काम करता है, जिसकी वजह से ये करंट नीचे नहीं आ सकता, और ये करंट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन इसकी बेस पर कुछ ना होने की वजह से ये बतौर ओपन स्विच काम कर रहा है, लिहाजा इस करंट को भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब हम इसको ऑन कराना चाहते हैं, तो ऑन कराने के लिए हम इसे पॉजिटिव गेट पल्स दे देंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, फॉलो बाय क्लोज स्विच। अब ये ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच हो गया, लिहाजा इस करंट को रास्ता मिल जाएगा, और ये करंट यहां से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कौन सा करंट आ रहा है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया, ये ट्रांजिस्टर भी फॉलो बाय और बतौर क्लोज स्विच काम करेगा, लिहाजा इस करंट को भी रास्ता मिल गया, और ये करंट यहां से होता हुआ कहां जाएगा, इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कौन सा करंट आ रहा है, पॉजिटिव वाला। इसकी बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, फॉलो बाय क्लोज स्विच। अगर अब मैं ये पॉजिटिव गेट पल्स हटा भी दूं तो ये वाला पॉजिटिव इसे ऑन रखेगा, ये नेगेटिव इसे ऑन रखेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा और इसमें से करंट की सर्कुलेशन जारी रहेगी और हमारा SCR बतौर ऑन स्विच काम करता रहेगा। तो असल में SCR को जो हम थायरिस्टर कहते हैं या इसे लैच कहते हैं, उसका मेन पर्पस भी यही होता है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको एक दफ़ा गेट पल्स दे दी जाए, फिर वो गेट पल्स हटा भी दें तो वो ऑन ही रहता है। इस तरह यही मेन फ़र्क ट्रांजिस्टर और SCR में है। मतलब ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी बेस पर जब तक हम सप्लाई देते रहें वो ऑन रहता है, और जैसे सप्लाई हटाएं वो ऑफ हो जाता है। लेकिन SCR एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके गेट पर एक दफ़ा गेट पल्स दे दें, फिर अगर वो हटा भी दें तो वो ऑन ही रहता है। मतलब मैंने अभी जैसे स्विचेस की एग्जांपल दी थी शुरू में कि एक हमारे पास पुश बटन होता है और एक पुश पुल बटन होता है। पुश बटन को एक दफ़ा ऑन कर दें तो वो ऑन ही रहता है उस वक्त तक जब तक हम उसे ऑफ़ ना करें,
लेकिन पुश पुल बटन को जब तक उंगली रखें वो ऑन रहता है, जब उंगली हटाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो यही मिसाल ऐसे है कि ट्रांजिस्टर हमारा पुश पुल बटन है जिसको हम बेल की जगह पर लगाते हैं कि जब तक उसकी बेस पर सप्लाई मिलती रहेगी वो ऑन रहेगा और जैसे सप्लाई हटाएंगे वो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से SCR जो है वो हमारा पुश बटन की तरह है, जैसे हम पंखे के साथ लगाते हैं कि जब तक हम उसे एक दफ़ा गेट पल्स दे देंगे फिर हटा भी देंगे तो वो ऑन ही रहेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम SCR से आगे चल रहे हैं और आज SCR का मतलब यूज़ पढ़ रहे हैं। पहला यूज़ जो है SCR जस्ट लाइक अ स्विच है, जैसे मैंने बताया था, और मोस्टली इस्तेमाल होता है डायोड की जगह पर। जहाँ पर हमने डायोड को इस्तेमाल करना होता है उसी जगह पर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेक्टिफायर्स हो गए, जैसे इन्वर्टर सर्किट हो गए। आगे चलकर आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में इसको। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड ईयर तक है वो हम सिर्फ इसका एक ही यूज़ पढ़ेंगे, SCR एज ए फेज़ कंट्रोल। इसको SCR एज ए पावर कंट्रोल भी कहते हैं। मेन पर्पस जो SCR बनाने का है वो यही है। इसी क्वालिटी को यूज़ करके फिर हम मुख्तलिफ सर्किट बनाते हैं। SCR एज ए फेज़ कंट्रोल क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा सर्किट होता है जो ना सिर्फ हमारी AC सप्लाई को पल्सेटिंग DC में तब्दील करता है बल्कि साथ साथ उस पल्सेटिंग DC के फेज़ को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ मकासद हासिल करते हैं। मतलब इसे हम लाइट डिमर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, DC मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं इसी क्वालिटी को यूज़ करके। तो ये कैसे काम करता है देखते हैं। इसे बनाने के लिए ये हमारा SCR एज ए फेज़ कंट्रोल है। इसमें ये हमारे पास SCR लगा हुआ है जिसका ये एनोड, कैथोड और ये गेट है। गेट पर हमने एक डायोड लगाया हुआ है जो कि सिर्फ पॉजिटिव गेट पल्स को आने देगा, नेगेटिव गेट पल्स को रोकता है। और उसके साथ ही नीचे यहाँ पर इसके सीरीज़ में RL लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि हमारा लोड है। जबकि ये जो हमारे पास लगी हुई है ये एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से वेरी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी वेवफॉर्म दिखाई हुई है जिसमें हमने सबसे पहले इनपुट दिखाई हुई है। G/P का मतलब गेट पल्स है कि हम इसे किस मौके पर गेट पल्स देंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगी वो हम ग्राफिकली शो करेंगे यहाँ पर वेव डायग्राम के अंदर। तो पहली डायग्राम में शुरू में मैं क्या करता हूँ कि इस वेरिएबल मज़ामत को 0 ओम पर रखता हूँ। मैंने एक वेरिएबल मज़ामत को 0 ओम पर रखा है। अभी इसके अंदर मज़ामत कोई भी ऐड नहीं है गेट के ऊपर। इससे क्या होगा कि जब AC का ये हमारे पास इनपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये तार पॉजिटिव हो जाएगी और ये पूरी तार नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं इसको A तार का नाम दूं, इसे B तार का, तो हम कह सकते हैं कि A वायर जो है वो पूरी पॉजिटिव हो जाएगी और B वायर नेगेटिव हो जाएगी। इस लिहाज से SCR के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है और कैथोड को नेगेटिव मिल रही है। SCR फॉलो बाइस तो हो गया, लेकिन ये क्लोज स्विच उस वक्त होगा जब इसे गेट पल्स मिलेगी। और गेट पल्स कहाँ से मिल रही है? इसकी वेरिएबल मज़ामत से। तो शुरू में जब हमने वेरिएबल मज़ामत 0 ओम पर रखी हुई है तो इस करंट को के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, लिहाजा फ़ौरन से पहले ये करंट इस डायोड के ज़रिए इसके गेट पर आ जाएगा। लिहाजा जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ उसी वक्त ही यहाँ पर गेट पल्स मिल जाएगी, उसी वक्त SCR क्लोज स्विच हो जाएगा और पॉजिटिव से करंट चलकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल करेगा। लिहाजा हमें जो आउटपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा वो पूरा मिलेगा। ये गेट पल्स जो हम शुरू में शो कर रहे हैं और ये आउटपुट जो हमें फुल हाफ साइकिल मिल रहा है। अगर मैं इसके फेज़ को काटना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा कि इस वेरिएबल मज़ामत को बढ़ा दूंगा। ये मैं यहाँ पर
दूसरी डायग्राम यानी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एक ही डायग्राम से काम चल रहा हूँ। आप पेपर में 3 डायग्रामें कम से कम इसकी बनाएंगे, जिसमें पहली डायग्राम में आप इस वेरिएबल मज़ामत को 0 पर शो करेंगे, दूसरी डायग्राम में इसे समथिंग मोर, और तीसरी डायग्राम में मज़ीद आप इसे बढ़ा देंगे। तो ये 3 तकरीबन कम से कम डायग्राम्स होनी चाहिए। तो दूसरी डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल मज़ामत को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब जो गेट पर करंट आना है वो इस मज़ामत में से गुजर कर आना है। मज़ामत का मतलब है रुकावट, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, कोई रुकावट है, कोई रोड तैयार हो रहा है, या मरियम नवाज का जलसा आया हुआ है एंड सो मोर। तो इस तरीके से कुछ भी रुकावट हो सकती है जिसकी वजह से रोड बंद है, क्योंकि पिछले दिनों हम ये फेस कर चुके हैं घंटाघर पर, तो बहुत ज़्यादा हमें मसाइल का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी एक धरना हो रहा है PDM का शायद, तो उस वजह से यहाँ पर करंट को गुजरने में बड़ी दुश्वारी हो रही है, तो यहाँ तक पहुँचने में उसे टाइम लग जाएगा। लिहाजा जब हम SCR तो उसी वक्त ऑन होता है जब उसे गेट पल्स मिलती है, तो चूंकि इसे गेट पल्स देर से मिलेगी तो ये देर से ऑन होगा और हमारा इतना सा फेज़ कट जाएगा। लिहाजा आउटपुट पर जो मिलेगा वो हमें इसका 1/4 अमूमन, मतलब मैंने इसकी 1/4 मज़ामत बढ़ाई है तो फेज़ भी हमारा 1/4 कट जाएगा, 3/4 जो होगा वो हिस्सा वो हमें मिलेगा। अगर हम फेज़ को मज़ीद काटना चाहते हैं तो इस वेरिएबल मज़ामत को मज़ीद बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इस करंट के रास्ते में दुश्वारी और ज़्यादा हो गई है और इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में और ज़्यादा देर लगेगी। तो SCR तो उसी वक्त ऑन होता है जब उसे गेट पास मिलती है, तो चूंकि ये करंट देर से पहुंचा है यहाँ तक, तो ये देर से ऑन होगा और हमारा आउटपुट पर जो फेज़ है वो मज़ीद कट जाएगा। तो अगली डायग्राम में हम इसे हाफ पे दिखाते हैं। तो हाफ पर जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल का हाफ पोर्शन गुजर चुका था उस वक्त गेट पल्स मिली थी और उसी वक्त SCR ऑन हुआ, तो हमारा ये वाला पोर्शन हमें आउटपुट पर मिला है और इसका आधा पोर्शन कट चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहें अपनी आउटपुट पर फेज़ को काट सकते हैं। जितना फेज़ को काटते जाएंगे उतना वोल्टेज कम होते जाएंगे और इसी क्वालिटी को यूज़ करके कहीं पर हम वोल्टेज को कम करते हैं, कहीं पर हम फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। और हमें मालूम है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के एंड फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के। अगर इन दोनों को चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम मुख्तलिफ मोटरों की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। थर्डर में चलकर आप इसी को इस्तेमाल करके VVD VFD बनाना सीखेंगे। VVD मीन्स वेरिएबल वोल्टेज ड्राइव एंड VFD मीन्स वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो उनके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर लाइट डिमर को भी मतलब कंट्रोल करने के लिए, लाइट को भी कंट्रोल करने के लिए लाइट डिमर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया।